लैक ऑफ अवेयरनेस ही इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे फिज़िकल जो भी कुछ बीमारियाँ होती है उसके प्रति अवेयरनेस रहता है, मालूम रहता है। बहुत सारी बीमारियाँ फिज़िकल बीमारियाँ लोगों को मालूम रहती है, नाम से मालूम रहती है। लेकिन इसमें क्या होता है साइकोलॉजिकल इलनेसेस या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स कुछ होते हैं, ये अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स को या बहुत सारे जनरल मास पब्लिक को पता नहीं रहता है। तो इसलिए उनको ये लगता है कि ये इसका स्वभाव है या फिर ये जानबूझ के ऐसा बिहेव करता है। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि ये एक तरह का बीमारी है, एक तरह का प्रॉब्लम है, जिसको बाकी फिजिकल प्रॉब्लम की जैसे इसका भी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो उसको ये चीज़ पता नहीं रहती। तो अवेयरनेस जितना क्रिएट होगा उनको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो इसीलिए बहुत बार पेशेंट्स के एक गलत धारणा पाई जाती है कि ये जो बिहेव कर रहा है ये जानबूझ के कर रहा है और ये नाटक करता है और ऐसा कुछ इसको हुआ नहीं है। ये हेड में बहुत सारी बार साइकोलॉजिकल बीमारियां उसके अंदर छुप जाती है और वो बढ़ते जाती है और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तब जाके फिर हमारे पास आते हैं या और किसी के साइकियाट्रिस्ट के पास साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अर्ली इंटरवेंशन अगर करना है तो उसके लिए हमको साइको जैसे फिजिकल बीमारी के बारे में मालूम है वैसे साइकोलॉजिकल बीमारी के बारे में भी बेसिक अवेयरनेस सोसाइटी में होना बहुत जरूरी है। देखिए मानसिक बीमारी का कोई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या एजुकेशनल स्टेटस से कोई लेना देना नहीं। वो बीमारी किसी को भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्रेशन। डिप्रेशन किसी को भी आ सकता है। वो कितना भी हाईली क्वालिफाइड हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का हो या लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का हो, वो किसी को भी हो सकता है। तो बीमारी जो है मानसिक बीमारी का ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि हम हाईली एजुकेटेड है या हमारे फैमिली में किसी को नहीं है तो हम हमारे इसमें किसी को आ नहीं सकता। ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट आते हैं हमारे पास ये पॉइंट रेज करते हैं कि उसके बच्चों को प्रॉब्लम रहता है उनके, तो वो लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, किसी ने रेफर किया इसीलिए कंसल्ट करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन उनका कहना रहता है हमारी फैमिली हाईली क्वालिफाइड है, हमारे फैमिली में तो किसी को हुआ नहीं, इसको क्यों हुआ या फिर इसको होने के चांसेस नहीं है। तो ऐसा नहीं रहता है, वो किसी को भी हो सकता है। उसके लिए हम ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। मानसिक बीमारियां किसी को भी हो सकती है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक किसी को भी हो सकती है। इसमें जेंडर का भी कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब मेल हो या फीमेल हो, किसी को भी हो सकती है। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी रहती है जो बच्चों में कॉमन रहती है, मानसिक बीमारी कुछ बड़ों में कॉमन रहती है, तो वो अलग कैटेगरी होगी। लेकिन मानसिक बीमारियां बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती है। एक चीज हो गई है। सेकंड थिंग ये है कि मैंने जैसे अभी कहा कि ये बिहेवियर ये जानबूझ के ऐसा करता है या फिर इसका स्वभाव ऐसा है, ये बोल के बहुत बार छोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर एक बच्चा बहुत ज्यादा चंचल है, हाइपर एक्टिव है, हर जगह जाके कुछ तो भी यहाँ चढ़ना उधर उतरना, ये चीज तोड़ फोड़ करना, मस्ती करना, नॉर्मल उसका जो ये है, मतलब बच्चे उस एज ग्रुप में जो जिस तरह का बिहेवियर रहता है उससे वो ज्यादा अगर कर रहा है, ज्यादा चंचल है, कंसंट्रेशन नहीं है, एक तरह की बीमारी है, वो हम अगले किसी वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये एबनॉर्मिलिटी है। हर बच्चा कुछ ना कुछ हद तक ये चीजें करता है, लेकिन ये चीजें अगर करते वक्त उसका अगर पर्सनल सोशल लाइफ अफेक्ट हो रहा है, मतलब ये उस स्कूल में भी ऐसा कर रहा है, स्कूल के ग्रेड्स नीचे गिर रहे हैं उसके, या उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रही है घर वालों से या पीयर ग्रुप से, उसके साथ खेलने वाले बच्चों में वो इस वजह से वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है या बाकी बच्चे उसको अपने में खेलने के लिए नहीं ले रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन होकर अगर पेरेंट्स ने मदर फादर ने सोचा और उसका इंटरवेंशन कर लिया, ये चीज आपको साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट यही बता पाएंगे कि ये एबनॉर्मल बिहेवियर है या नहीं, या पेडियाट्रिशियन बता सकते हैं, जो छोटे बच्चों के डॉक्टर्स रहते हैं उनमें ये अर्ली इंटरवेंशन हो सकता है। तो आपको अगर ऐसा कहीं पे भी बीइंग अ पेरेंट लग रहा है कि आपका बच्चा नॉर्मल से कुछ डेविएट बिहेवियर कर रहा है, तो आप आइदर पेडियाट्रिशियन से, मतलब जो बच्चों के डॉक्टर है आपके रेगुलर, उनसे कंसल्ट कीजिए, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से या फिर साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए और आपका डाउट क्लियर कर लीजिए। उसको रियली अगर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ये प्रोफेशनल्स आपको बता देंगे कि उसको क्या ट्रीटमेंट करना है।
हो सकते हैं मेंटल इलनेसेस कुछ डेवलप, लेकिन उसके लिए पहले हमको एनालाइज करना पड़ता है कि कुछ गलत हुआ है क्या। कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे भी रहते हैं हमारे इसमें कि आके बोलते हैं कि मेरा ही कुछ तो भी गलत हुआ, इसकी वजह से ये ऐसा ऐसे इसमें प्रॉब्लम डेवलप हुए। लेकिन वो कुछ कैटेगरीज ऐसे रहते हैं कि जिसमें पेरेंटिंग का कोई रोल नहीं रहता है, वो जेनेटिकली आ जाती है बीमारी या वो डेवलप हुई रहती है, तो उसमें पेरेंटिंग का कोई रोल नहीं रहता। पेरेंटिंग कितना भी अच्छा रहे, वो अगर डेवलप होना है तो वो बीमारियां डेवलप होती है। एक ये चीज हो गई। सेकंड थिंग, अगर पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है तो कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो डेवलप हो सकते हैं बच्चों में। तो वो अलग कैटेगरी के इलनेसेस रहते हैं, मेंटल इलनेसेस। तो दोनों चीजें हैं। पुअर पेरेंटिंग से कुछ चीजें डेवलप हो सकती है, साइकोलॉजिकल इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, और कुछ डिसीजेस डिसऑर्डर्स ऐसे रहते हैं जिनका पेरेंटिंग से कोई लेना देना नहीं रहता। मेंटल इलनेसेस के मतलब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के अलग अलग प्रकार रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर्स रहते हैं। तो सभी पेशेंट्स ऐसे वायलेंट नहीं होते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जिसमें पेशेंट वायलेंट होते हैं, खुद को और दूसरे को हार्म करने के मतलब तकलीफ पहुंचाने के की कोशिश कर सकते हैं या चांसेस रहते हैं। लेकिन सबके सब मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के हार्म नहीं पहुंचाते हैं। और फॉर्चुनेटली अभी दवाइयाँ, इतनी सारी अच्छी दवाइयाँ अभी इन्वेंशन और उस पर रिसर्च हुआ है कि ऐसे जो वायलेंट होने के चांसेस रहते हैं जो पेशेंट के, उनको भी मतलब प्रॉपर मेडिकेशन किया जाए तो वो भी नॉर्मल रहते हैं, नियर टू नॉर्मल उनका लाइफ हो सकता है। इसीलिए अगर प्रॉपर मेडिकेशन करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, तो वायलेंट होने के चांसेस रहने वाले पेशेंट भी आजकल वायलेंट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कुछ डिसऑर्डर जो रहती है साइकेट्रिक डिसऑर्डर, वो जेनेटिकली रह सकती है। तो अगर फैमिली में किसी को कुछ बीमारियां है तो बच्चों में वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और कुछ बीमारियां एक तो डायरेक्ट जेनेटिकल इन्फ्लुएंस रहती है, और कुछ बीमारियां आने के चांसेस नहीं रहते, फैमिली में है लेकिन उस पर्सन को आने के मतलब बच्चों में आने में आने के चांसेस कम रहते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि जेनेटिकली है, जैसे दादा दादी को है या मदर फादर को है तो बच्चों में आएगा, ये हम 100% नहीं कह सकते। आ भी सकता है या भी नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर आने के चांसेस है तो उसको अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे तो फायदा अच्छा होता है, रादर देन उसको वेट एंड वॉच करना। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन देता हूँ इससे ऐसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले कि होम्योपैथी में कैसा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हम जिस चीज के लिए, जिस प्रॉब्लम के लिए उसको पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं, वही प्रॉब्लम ठीक होता है, दूसरा कुछ प्रॉब्लम डेवलप होता नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, रूटीन का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक पेशेंट अगर आता है, उसको इंसोम्निया मतलब स्लीप डिसऑर्डर है, उसको नींद नहीं आ रही है, प्रॉपरली शांति से सो नहीं पा रहा है, तो उसको जब हम मेडिसिन देते हैं, एक तो मेडिसिन उसको नींद क्यों नहीं आ रही पहले ये देखते हैं हम लोग, वो कॉज देख के उसका ट्रीटमेंट होता है। तो कॉज देख के जब हम मेडिसिन देते हैं, उस कॉज पे हम टारगेट करते हैं, तो पेशेंट को धीरे धीरे नींद आना शुरू हो जाती है, साइलेंट नींद आती है, और पेशेंट सवेरे उठ के फ्रेश रहता है। किसी तरह का हैंगओवर, ड्राउजीनेस ऐसा कुछ भी पेशेंट को लगता नहीं। ये होम्योपैथी में होता है। और ब्रॉडली स्पीकिंग अगर जनरल में बोलूँ तो एज सच जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है उसमें अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे तो नुकसान की बजाय आपको उसके फायदे ज़्यादा रहेंगे। तो इस चीज़ को आप मन से निकाल दीजिए कि कोई मेडिसिन लेके कुछ अपना शरीर खराब होने वाला है, तकलीफ होने वाली है, ये निगेटिव थॉट लेके आप किसी भी डॉक्टर के पास, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास मत जाइए। ये थॉट लेके जाएंगे तो उसको रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। ओपन माइंड से जाइए, ये सोच के जाइए मैं इनके पास आया हूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, मैं ठीक होने वाला हूँ, तो कुछ आपको फिजिकली प्रॉब्लम नहीं होगी।